फैब्रिजियो नॉकडाउन हो चुका है। रेफरी गिनती गाने लगता है। फैब्रिजियो रेफरी के कंधे को पकड़ के कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम फाइट को फिर से शुरू करो। फाइट कंटिन्यू होती है। वहीं मार्को सोचता है कि यू का ये पंच फैब्रिजियो को रिंग से बाहर फेंक सकता था, पर उसने जानबूझकर उसके गार्ड पर हिट किया। तो सही में ये 12 राउंड तक फैब्रिजियो के संग खेलना चाहता है। कार्मेन चिंतित है। वो याद करते है कि उसके संग क्या हुआ था। फैब्रिजियो कार्मेन को किडनैप कर लेता है। इसके बाद उसकी आंख एक रूम में खुलती है। वो बताती है कि मुझे वो मेमोरी याद है जब मेरे माता पिता को टेररिस्ट ने होस्टेज बनाया हुआ था। मेरे फादर जो कि एक डिप्लोमेट थे, वो उनके सबसे पहले विक्टिम बने। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये रियल ही नहीं है। मुझे लगा कि एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाने पर वो ठीक हो जाएंगे, पर कुछ दिनों बाद मेरी मदर भी मारी गई और तब मुझे ये सब रियल लगा। इतना रियल कि मेरा खून ठंडा पड़ गया। एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन को मारते हुए देखना, इसने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। अगर किसी व्यक्ति पर ज्यादा स्ट्रेस पड़े तो उसका ब्रेन भी शट डाउन हो जाता है। उस समय मैंने अपनी जीने की आशा छोड़ दी थी। तभी मैंने नोटिस किया कि एक व्यक्ति मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति के होता है। उसने कार्मेन को टेररिस्ट से बचा लिया है। कार्मेन बताती है कि मेरे रेस्क्यू के बाद के ने मुझे मनी भेजना शुरू कर दी। उसी के कारण मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सका और मैं खुद को हील कर सकी। और जब मैं बड़ी हो गई, मैंने उसे ढूंढना चाहा ताकि मैं उसकी किसी भी तरह से मदद कर सकूं, पर तब तक वो बदल चुका था। कार्मेन को सैंटोरिनो ब्रदर्स ने पकड़ लिया है। वो सोचते हैं कि मुझे शांत रहने की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे अभी टॉर्चर नहीं किया है। लगता है कि वो मुझसे कुछ चाहते हैं। सब ठीक है, सब ठीक है। उसे उसका बचपन याद आता है। वो खुद से कहती है कि सब ठीक है। डोर ओपन होता है। मार्को उसका स्वागत करता है। वो चेयर पर बैठे हुए कहता है कि मुझे माफ करना, यह हमारी पहली मुलाकात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर तुमने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया होता। खैर छोड़ो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कार्मेन कहती है कि सीधा काम की बात करो, मैं बहुत बिजी हूँ। मार्को हंसते हुए कहता है कि तो तुम स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रही हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला, कम से कम अभी के लिए तो नहीं करने वाला। वह हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें डराने का कोई इरादा नहीं था, पर क्या करूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। अगर सही कहूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम यू के बारे में क्या सोचती हो? कार्मेन कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है। मार्को कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि यू सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सके? ये सुनकर कार्मेन चौंक जाती है। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर वो हंस सके, रो सके और सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सके, पर क्या के ऐसा करने देगा? वो याद करती है कि के ने उसे डिसमिस कर दिया है। मार्को बताता है कि जो भी बॉक्सिंग के इनर वर्ल्ड को जानता है, उसे पता है कि के किस तरह का इंसान है और किस लिए उसके स्टूडेंट्स उसे छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि यू क्या बनने जा रहा है, और अगर वो ऐसे ही के की शरण में रहा तो वो क्या बन जाएगा। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि वो एक सन की इंसान का खिलौना बन गया है? एक ऐसा सन की जो जीत के अलावा और कुछ नहीं जानता। पर क्या यू सही में फाइटिंग भी करना चाहता है? अगर तुम उसे रेस्क्यू करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। सिर्फ तुम्हें के में से उसका इंटरेस्ट लूज करना होगा। सिर्फ एक हार और यू आजाद हो जाएगा। कार्मेन सोचती है कि मार्को जो कह रहा है सही कह रहा है कि पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा, वो यू को एक मोस्टर में चेंज कर देगा। पर मैं अब भी उसमें बिलीव करना चाहती हूँ कि उसमें अब भी ह्यूमन साइड है। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, भले ही मैं फेल होती रहूं। कार्मेन कहती है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेकार डील के लिए हाँ कर दूंगी? मार्को, तुम्हारी रेपुटेशन के हिसाब से तुम एक घिसे पिटे इंसान हो। तुम भी तो एक बॉक्सर हो। क्या तुम्हें ये फाइट ईमानदारी से नहीं करनी चाहिए? कार्मेन हॉस्पिटल में है। उसके सामने के का असिस्टेंट बैठा है। वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम होश में आ गई। कार्मेन पूछती है कि क्या मैच अभी चल रहा है? असिस्टेंट बताता है कि हाँ, यू ने उसे फर्स्ट राउंड में नॉकडाउन कर दिया है। वो बहुत गुस्से में है कि उन्होंने तुम्हारे संग ऐसा कैसे किया। कार्मेन याद करती है। मार्को कहता है कि तो तुम डील नहीं मानने वाली। वो अपने हैंड में नाइफ को लेते हुए कहता है कि तो हम क्या करें? वो उसके हाथ की रस्सी को काट देता है। वो उसे फ्री कर देता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कार्मेन को यकीन नहीं होता। मार्को कहता है कि जब तुम्हारी रेपुटेशन बुरी है तो अफवाह उसे और बुरी बना देती है। हम भी अपने दायरे में काम करता है और वैसे भी अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाने की स्ट्रेटेजी तब काम आती है जब अपोनेंट हमारी बराबरी का हो। यू को और गुस्सा दिलाकर हमारा कुछ नहीं होने वाला। कार्मेन बताती है कि मार्को ने मुझे छोड़ दिया था, उसने मुझे हर्ट नहीं किया। असिस्टेंट कहता है कि क्या कहा? सही में? तो तुम्हारे संग ऐसा किसने किया? फैब्रिजियो यू से फाइट कर रहा है। कार्मेन बताती है कि उसने मुझे ड्रॉप किया। मैं अपने घर के पास पहुंची गई थी, तभी मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया। यू कार्मेन को लेकर गुस्से में है। कार्मेन कहती है कि क्या ये अजीब बात नहीं है? मैंने तो सारे गुंडों को पहले ही वहाँ से हटा दिया था। असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता। फैब्रिजियो की हालत खराब हो रही है। यू उसे कुत्ते की तरह मार रहा है, पर यू जानबूझकर
देखकर मैच को खत्म नहीं कर रहा है। वहीं मार्को चिंतित होते हुए सोचता है कि के ने यू के संग ये क्या किया है। वहीं बॉब यू की बॉडी देखते हुए सोचता है कि बिना ड्रग्स के भी यू की बॉडी एक अलग लेवल पर है। फैब्रिजियो कितने भी ड्रग्स यूज कर ले, यू से बिना ड्रग्स के भी आसानी से हरा सकता था। ओल्ड मैन को ये बात पहले ही अच्छे से पता होगी। ये मैच के लिए एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। यू पूछता है कि ये क्या है। के उसे ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे मैच के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है। बॉब सोचता है कि इस ओल्ड मैन को अपने अपोनेंट को उनकी गेम में हराने में बड़ा मजा आता है। कार्मेन असिस्टेंट से कहती है कि वो तो तुम थे। वो समझ जाती है कि के कहने पर असिस्टेंट ने उसकी ये हालत की है। कार्मेन की ये हालत करने के बाद असिस्टेंट पूछता है कि क्या मैं यू की कैट को भी ठिकाने लगा दूं। के कहता है नहीं, ये काफी है, ये सब उन दोनों का ही प्लान था। कार्मेन कहती है कि तुम दोनों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। फैब्रिजियो से फाइट करने के बाद जॉन घर पर जाता है। वो अपनी फैमिली से माफी मांगता है कि वो फैब्रिजियो को डिफीट नहीं कर सका। डॉटर कहती है कि हम खुश है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जॉन कहता है कि अगर मैं इसे कोर्ट में घसीटूं तो मनी की वजह से फैसला उनके ही फेवर में ही आएगा। डॉटर कहती है कि सब ठीक है फादर, उस समय मैं बहुत डर गई थी तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अगर मैं सच बोलूं तो वो दोनों मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हें उनसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन कहता है कि क्या ये सच है। डॉटर उसे बताती है कि हाँ, मार्को अपने ब्रदर के लिए चिंतित है। फैब्रिजियो यू से फाइट कर रहा है, पर असल में ये एक तरफा फाइट बन चुकी है। यू उसकी हालत खराब कर रहा है। कलीन मैच को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये तो यू के डेब्यू मैच की तरह लग रहा है। कैनवस पूरा खून से रंग गया है। वहीं हॉस्पिटल में कार्मेन वहां से जाने लगती है। असिस्टेंट पूछता है कि तुम कहां जा रही हो, क्या तुम पुलिस को इसकी रिपोर्ट करोगी और या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करोगी, और या तुम मैच में जाकर कुछ सीन क्रिएट करने वाली हो। पर तुम्हें पहले ही पता होगा कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि के इसीलिए सब हद पार कर सकता है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था कि मैं अपनी रिलेशनशिप की वैल्यू करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब वो मिलिट्री में था, जब उसने कितने लोगों को मारा होगा। मर्डर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे ये सब कह रहा हूँ। ये सुनकर कार्मेन वहीं रुक जाती है और वहीं फैब्रिजियो की हालत खराब हो रही है। ये देखकर के स्माइल कर रहा है और वहीं मार्को सोचता है कि मैं जानता था कि के कुछ ना कुछ तो करेगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर तक चला जाएगा। फाइट से पहले वो फैब्रिजियो को प्लानिंग बताता है कि तुम्हारे डोपिंग करने के बाद भी अगर तुम उसे नहीं पकड़ सके तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। क्या तुम्हें पता है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम क्या कहा था? उसने बताया था कि वो इस मैच को पूरे 12 राउंड तक घसीटेगा। उसने पिछली कॉन्फ्रेंस में कभी भी ऐसा नहीं कहा। हम जानते हैं कि वो मजाक नहीं कर रहा, वो पूरे 12 राउंड्स तक तुम्हें मारने वाला है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम उसे पकड़कर फॉल मूव्स करना। अगर तुमने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो अपनी स्पीड खो देगा। फैब्रिजियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे भी करने देगा। मार्को कहता है कि सही कहा, ऐसी कंडीशन में नॉर्मली तुम्हारा अपोनेंट तुमसे दूर जाएगा और या फिर तुम्हें नॉकडाउन करने की सोचेगा, पर यू तुम्हें नॉकडाउन नहीं करने वाला। फैब्रिजियो ने अपना गार्ड डाउन कर दिया है और उसने एक ग्रैपलर की पोजीशन ले ली है। वो यू को पकड़ने के लिए रेडी है। मार्को ने उसे बताया था कि तुम उसे पकड़कर उसे हिट करना, हम क्लिंक का यूज करके ये मैच जीत सकते हैं। फैब्रिजियो सोचता है कि मेरी रीच यू से ज्यादा लंबी है, भले ही तुम कितने भी फास्ट हो, एक बार पंच खाने पर तुम मेरी रीच में होगी। यू फैब्रिजियो को पंच मारने आगे बढ़ता है। फैब्रिजियो सोचता है कि एक बार पकड़ने के बाद मैं तुम्हें बड़ी गंदी तरह मारूंगा, पर तभी फैब्रिजियो नोटिस करता है कि यू वहां से डिसअपीयर हो गया है। वो यू को अपने पीछे नोटिस करता है। यू उसके पीछे से उसमें पंचेस मारने लगता है। कलीन कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो एक सुपर ह्यूमन स्पीड है। फैब्रिजियो खून से लहूलुहान हो चुका है। यू कार्मेन को याद करते हुए फैब्रिजियो को मार रहा है। उसने फैब्रिजियो का बुरा हाल कर दिया है। वहीं के सोचता है कि उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स है, पर वो कितना भी दिमाग चला ले, पावर ही अंत में जीतती है। सुपर ह्यूमन पावर के आगे सब कुछ बेकार है। फैब्रिजियो यू के पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है, पर तभी यू ब्लो द बेल्ट हिट करता है। ये एक फाउल मूव है। पीटर, रेफरी, बॉब, कलिंग किसी को भी यकीन नहीं होता। मार्को भी ये देखकर शॉक्ड है। फैब्रिजियो की इससे हालत खराब हो गई है और वहीं रेफरी इसे फाउल ना मानकर बॉडी शॉट मानता है। ये देखकर मार्को इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने रेफरी को कितने पैसे खिलाए हैं। मैं उसके बारे में गलत था। मुझे लगा था कि स्पोर्ट को लेकर उसमें बहुत जुनून और प्राइड है, पर बॉक्सिंग इसके लिए सिर्फ एक साधन है। कि मार्को की ओर देखते हुए सोचता है कि लगता है कि इसे पता चल गया। तुमने क्या सोचा था कि क्या तुम ही सिर्फ शिकारी हो? मेरी नजरों में तुम्हें शिकारी भी नहीं कहा जा सकता। तुम एक जंगली कुत्ते की तरह हो और मैं एक शेर। फैब्रिजियो खुद को यू के पंचेस से डिफेंड कर रहा है। तभी उसे के की बात याद आती है कि के ने उसकी मदर को प्रोस्टिट्यूट कहा है। वो गुस्से में आकर यू को हिट करने की कोशिश करता है, पर यू उसके पंच को डॉज कर लेता है। फैब्रिजियो की हालत खराब हो रही है। वो सोचता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और वहीं फर्स्ट राउंड खत्म होता है। इसके बाद फैब्रिजियो उल्टी करने लगता है।
ये देखकर उसका मजाक बनने लगता है कि तुमने मैच से पहले क्या खाया था, कहीं ये ड्रग्स के कारण तो नहीं हो रहा है। मार्को फैब्रिजियो को लेकर चिंतित है और वहीं पास के एक चर्च में एक वुमन प्रे कर रही है कि उसके बच्चे सही सलामत रहे। असल में ये वुमन सेंटोरिनो की मदर है जिसका नाम मारिया है। मारिया प्रे कर रही है और वहीं चर्च के बाहर उसकी डॉटर जूलिया खड़ी है। फैब्रिजियो की हालत खराब हो रही है। मार्को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फैब्रिजियो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी हमें फाइट से पहले का सीन दिखाया जाता है। मारिया फैब्रिजियो को मिल्क पीने को कह रही है। मार्को उसे ऐसा करने को मना करता है। मारिया कहती है कि मैंने सुना है कि उसका अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे मिल्क पीना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। मार्को मारिया को रोकता है पर तभी फैब्रिजियो कहता है कि लाओ दो मुझे। वो मिल्क को पी जाता है। वो पूछता है कि अब तो ठीक है। मारिया कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। अगर तुम मैच को ना जीत पाओ तो क्विट कर देना। जब तुम हट होते हो तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। फैब्रिजियो इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि ये मैच मैं हारने वाला हूँ? मैं उसे डिफीट कर दूंगा, तुम टेंशन ना लो। जाओ घर जाकर मेरे लिए एक मीट पाई बनाओ, मैं मैच के बाद उसे खाऊंगा। मारिया उसे केयरफुल रहने को कहती है। मार्को फैब्रिजियो से कुछ कह रहा है पर फैब्रिजियो को कुछ सुनाई नहीं आ रहा। मार्को सोचता है कि इसकी हालत खराब हो रही है। तभी वो उसके लिप्स का कलर नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि इसके पीछे भी के का ही हाथ है और वो सही होता है। मारिया ने जो मिल्क फैब्रिजियो को दिया था वो मिल्क के असिस्टेंट ने ही डिलीवर किया था। मारिया पूछते है कि जो मुझे हमेशा डिलीवरी देता था वो कहाँ है? असिस्टेंट बताते हैं कि आज उसे कुछ और काम था इसलिए मैं उसके शिफ्ट कर रहा हूँ। कि मार्को को देखकर स्माइल कर रहा है। मार्को की मदर प्रे कर रही है। मार्को याद करता है कि उसकी मदर का बिलो एवरेज IQ है। उसको बॉर्डरलाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिसऑर्डर है। वो बताता है कि मैं और मेरे छोटे भाई बहन के बाल का कलर अलग अलग है। हम उस घर में पल बड़े जहाँ का फादर अपना कर्जा हम पर छोड़कर चला गया। मारिया कहते हैं कि तुम्हें अपना मिल्क फिनिश करना होगा। वहीं फैब्रिजियो कहता है कि मुझे मिल्क से नफरत है। मार्को बताता है कि मुझे नहीं पता कि उसके पास मिल्क कहाँ से आता था पर हर रोज वो हमें मिल्क पीने को कहती थी। शुरू में मुझे पुअर होने से कोई परेशानी नहीं थी। अगर सही कहूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था और वैसे भी हम कभी अमीर भी नहीं थे, बस ऐसे ही चीजें चल रही थी। मारिया फैब्रिजियो से कहती है कि नहीं, तुम्हें मिल्क पीना होगा ताकि तुम स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बन सको। तभी कोई व्यक्ति उसका डोर खटखटाता है। वो व्यक्ति उसका लैंडलॉर्ड है। वो कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक तक मेरी पेमेंट करनी होगी। मारिया उससे माफी मांगने लगती है। मार्को बताता है कि हमें बहुत जल्दी पता चल गया कि वर्ल्ड बहुत ही कोल्ड है और सिर्फ तुम अपनी फैमिली पर ही भरोसा कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। फैब्रिजियो कहता है कि क्या हमें मदर को नहीं बता देना चाहिए कि हम कभी स्कूल नहीं गए। मार्को कहता है कि हमारे पास स्कूल की फी पे करने के भी पैसे नहीं है। हम औरों से अलग है, हम गटर में पैदा हुए हैं, पर अगर हम औरों की तरह पैसे कमाना शुरू कर दे तो जूलिया बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सकती है। फैब्रिजियो कहता है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं वो करूंगा जो तुम करोगे। मार्को कहता है कि क्या तुम उस ओल्ड मैन को देख रहे हो? वो एक टूरिस्ट दिखाई देता है, वो हमारा टारगेट है। मार्को उस ओल्ड मैन को रोककर उससे उसकी मदद करने को कहता है। वो कहता है कि हम खो गए हैं। वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि मैं इस इलाके को नहीं जानता, मैं एक टूरिस्ट हूँ। और इतने में फैब्रिजियो उस ओल्ड मैन का पर्स निकालने लगता है। मार्को ओल्ड मैन को मैप से उसकी जगह पता लगाने को कहता है। ओल्ड मैन बताता है कि मैं तुम्हारी जगह को मैप में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम्हें किसी लोकल से इसके बारे में पूछना चाहिए। इतने में फैब्रिजियो उसका पर्स लेकर निकल जाता है। मार्को बताता है कि ऐसे ही हम बाहर जाकर पैसे कमाने लगे। लैंडलॉर्ड फिर से आकर मारिया से पैसे मांगने लगता है। मारिया उससे माफी मांगती है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं और कितना समय रुकूं। मारिया कहती है कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाती और लैंडलॉर्ड का हाथ पकड़ने लगती है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। मार्को और फैब्रिजियो ये देख रहे होते हैं। इसके बाद मारिया लैंडलॉर्ड के संग सोने चली जाती है। मार्को बताता है कि कई बार मदर रात को चली जाया करती थी और सुबह आया करती थी और इस रात भी मदर सुबह वापस आ गई। मार्को सोचता है कि बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा, हमने पैसे जोड़ लिए हैं। पर ये वर्ल्ड सबके लिए एक समान है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, और यहाँ तक कि गटर में रह रहे लड़कों के लिए भी। एक व्यक्ति उन्हें चोरी करते हुए देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा चोरी करना ठीक बात नहीं है। वो उनको पीट कर उनके घर पर ले जाता है। वो मारे से पूछता है कि क्या तुम इनकी गार्डियन हो? मारे कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चों के संग क्या किया? वो व्यक्ति मारे को पकड़ते हुए कहता है कि ये बच्चे लोगों का पैसा चुरा रहे हैं और इन्होंने बहुत पैसा जमा भी कर लिया है और इसलिए मैंने इन्हें ये पाठ पढ़ाया। पर तुम्हें पता है, लगता है मुझे तुम्हें भी पाठ पढ़ाना होगा। तुम डिसाइड कर लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मार्को बताता है कि उस दिन भी मदर सुबह घर आई। उसका डोर खुलता है, मारे घर में आती है, उसके हाथ में एक स्टिक है। वो पूछते हैं कि क्या तुमने सही में चोरी की है? इसके बाद वो उन्हें मारने लगती है। वो कहती है कि चोरी करना गलत है। वहीं मार्को बताता है कि हमें पता था कि चोरी करना गलत है पर हम खुद को रोक नहीं पाए। पर क्या अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर निकालना सही है? और क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी फैमिली पर छोड़कर भाग जाना सही है? क्या अपना सारा कर्ज एक मेंटली डिसेबल
वुमेन के कंधों पर छोड़ जाना सही है? क्या गरीब लोगों पर कोई दया ना दिखाना सही है? हम जानते थे कि चोरी करना गलत है, पर हम चोरी करने से खुद को रोक ना सके। मारिया कहती है कि तुम्हें बड़े होकर एक अच्छा आदमी बनना है। वहीं मार्को बताता है कि मेरे पास एक बड़े होकर एक बेकार आदमी बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मारिया की स्टिक टूट जाती है। सैंटोरिनो ब्रदर्स के काप्स लाल हो चुके हैं। मारिया को होश आता है। वो कहती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? मुझे माफ कर देना, अगर मैं बेवकूफ नहीं होती तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। मारिया रो रही है और वहीं मार्को उस व्यक्ति से रिवेंज की सोच रहा है। फैब्रिजियो के हाथ में न्यूज़पेपर है। वो मार्को से पूछता है कि इसे क्या पढ़ता है। मार्को बताता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। इन दोनों का मैच 12 राउंड तक चला और अंत में रॉकी बारबोसा को मिडलवेट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिला। फैब्रिजियो पूछता है कि वर्ल्ड चैंपियन तो बहुत सारे पैसे कमाते होगे। मार्को कहता हो सकता है, और वो रोज खाने में मीट खाते होगे। फैब्रिजियो कहता है कि ये तो बहुत कूल है। मार्को उसकी बात में हामी भरता है और अब 4 राउंड बीत चुके हैं और ये मैच नहीं बल्कि वन साइडेड फाइट हो गई है। यू फैब्रिजियो के संग खेल रहा है। उसने फैब्रिजियो की हालत खराब कर दी है और वहीं फैब्रिजियो पास्ट मेमोरी को याद करके सोचता है कि इसमें क्या कूल है। फैब्रिजियो पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्यों ना हम मदर को झूठ कहना बंद करें और सच में स्कूल जाए। अगर हम पोलाइटली पूछे तो हो सकता है कि टीचर हमें फ्री में पढ़ा दे। मार्को कहता है कि ठीक है, चलो स्कूल जाने की कोशिश करता है। वो फैब्रिजियो को न्यूज़पेपर देते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी रीडिंग पर काम करना होगा। तुम्हारे स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हें रीडिंग नहीं आती। जो भी वर्ड तुम्हें नहीं पता है तुम उन्हें सर्कल कर लेना, मैं तुम्हें आकर उनके मतलब बता दूंगा। शाम को मार्को वापिस आता है। फैब्रिजियो पूछता है कि तुम कहाँ थे। मार्को बताता है कि मैं अच्छे स्कूल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फैब्रिजियो खुश हो जाता है कि क्या सही में। मार्को कहता है कि चलो घर चलता है। अगले दिन और उसके अगले दिन मार्को अकेले ही घूमते रहा। रात हो गई है। मारियो और जूलिया सो चुके हैं। मार्को अपने बेड पर नहीं है। फैब्रिजियो की आंख खुलती है। वो मार्को से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मार्को बताता है कि मैं उस व्यक्ति से रिवेंज लेने जा रहा हूँ, मुझे फॉलो मत करो। वैसे भी मेरा प्लान फेल नहीं होगा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मदर ने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनने को कहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूँ। पर तुम और जूलिया अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तुम स्कूल जा सकते हो, तुम बॉक्सिंग करना सीख सकते हो सकता है कि एक दिन तुम वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाओ। तो तुम घर पर रहना, मैं कुछ बुरा करने जा रहा हूँ। घर पर रहो, मदर और जूलिया का ध्यान रखो। वो व्यक्ति नशे की हालत में स्ट्रीट पर घूम रहा है। वो अपने सामने पैसे पड़े हुए देखता है। वो उसे उठाते हुए कहता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ। पर तभी मार्को उसके हेड पर एक मोटी लकड़ी से हिट करता है। वो लकड़ी टूट जाती है। मार्को सोचता है कि बेस्ट केस सिनेरियो में इसे नॉकडाउन हो जाना चाहिए था। व्यक्ति चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मार्को वहाँ से भागने लगता है। व्यक्ति कहता है कि उस दिन तो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, पर अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी मार्को एक रस्सी खींचता है जिससे उस व्यक्ति के सिर पर ईंट गिरने लगती है। इसके बाद उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और वो टार में गिर जाता है। वो टार उसकी आंखों में चला जाता है। तभी मार्को उस पर पत्थरों से अटैक करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इससे पास से फाइट नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इस दूरी से अटैक करूंगा। मार्को व्यक्ति पर पत्थर मार रहा है। वो व्यक्ति मार्को की ओर बढ़ने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार्को सोचता है कि अच्छा है कि तुम गुस्सा हो, अगर तुम स्मार्ट होते तो तुम यहाँ से चले जाते, क्योंकि बाद में तुम मेरे घर पर आ सकते हो, पर तुम एक बेवड़े हो और तुम इतनी दूर का नहीं सोच सकते। व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी मार्को एक और रस्सी खींचता है जिससे एक बड़ा पत्थर व्यक्ति की बैग में लगता है। व्यक्ति परेशान हो चुका है। वो पत्थर लगने के बाद भी मार्को की ओर वो आ रहा है। मार्को रस्सी खींचता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं फिर इसके झांसे में नहीं आने वाला। वो अपने सिर को नीचे कर लेता है, पर मार्को ही जानता था इस बार पत्थर व्यक्ति के सामने से हिट करता है। उसकी नाक से खून निकल रहा है। व्यक्ति ने मार्को को पकड़ ही लिया है। मार्को सोचता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, पर तभी वो रुक जाता है क्योंकि मार्को के हाथ में एक लकड़ी है जिस पर उसने नाइफ को बांधा हुआ है। व्यक्ति कहता है कि तुम सही में इसे यूज करने वाले हो। क्या तुमने कभी किसी को नाइफ से मारा है? तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारी मदर को पता चलेगा कि उसका लड़का लोगों को नाइफ से मारता है तो वो कैसा महसूस करेगी? उसके सामने एक पत्थर है। वो उसमें लात मारकर मार्को पर अटैक करता है। मार्को खुद को डॉज करता है, पर इसका फायदा उठाकर वो व्यक्ति मार्को को हिट करता है। इससे मार्को की हालत खराब हो जाती है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है। व्यक्ति उसको बाल से
उठाते हुए कहता है कि पहले तुम लोगों से पैसे चुराया करते थे, पर तुम अब लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे प्रोस्टिट्यूट मदर जैसों के पास कोई भी बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन जैसे लोग इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसे कूड़े को जन्म देते हैं। क्या ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं? मैं काम तो सोसाइटी के लिए अच्छा कर दूंगा। मार्को कहता है कि बेवकूफ होते हुए भी तुमने सही कहा, मैं तुम्हें मारकर एक काम तो सोसाइटी के लिए अच्छा कर ही दूंगा। फैब्रिजियो उस व्यक्ति के पीछे बेड से अटैक करने वाला है, वो उस पर अटैक करता है। फिर वो दोनों ब्रदर्स मिलकर उस व्यक्ति को बहुत मारते हैं। वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। मार्को उसकी जेब से पैसे निकालते हुए कहता है कि उसकी जेब में यही था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो नाइफ निकालकर उस व्यक्ति पर अटैक करता है। इसके बाद वो दोनों घर की ओर निकलता है। मार्को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? फैब्रिजियो कहता है कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता है मैं स्टडी भी कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे संग एक बेकार व्यक्ति बनूंगा। मार्को कहता है कि तो चलो बॉक्सिंग सीखते हैं, हम दोनों वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और फिर कोई भी हमारी फैमिली पर आंख नहीं उठा पाएगा, हम सबसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन बनेंगे। अगले दिन उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो कमर से नीचे पैरालाइज हो गया है। मार्को अपनी मदर मारियो को मीट देता है। वो बताता है कि ये हमें बुचर से मिला है, कल रात उसके पास एक्स्ट्रा बच गया था। जूलिया सोकर उठी है। वो अपने सामने अपनी मदर को देखती है जिसने मीट पाई बनाई है। वो सब मिलकर उसे खाने लगता है। फैब्रिजियो बताता है कि उसकी रेसिपी बेकार थी, हमने उस मीट को डर्टी मनी से खरीदा था और वो काफी था। वो बताता है कि मुझे संडेज बहुत पसंद थे। मारिया प्रे करती है कि मेरे चिल्ड्रंस हमेशा हेल्थी रहे, उन्हें किसी भी तरह का दुख ना देखना पड़े। फैब्रिजियो बताता है कि मुझे चर्च में लगे शाइनी ग्लास बहुत पसंद थे और हमें वहाँ वार्म सूप और ब्रेड खाने को मिलती थी। हम वहाँ हुए करते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी फैमिली दूसरी दुनिया में है और इसलिए मुझे संडेज पसंद थे। उस दिन के बाद से हमने अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करी जहाँ पर हम बॉक्सिंग सीख सके, पर हमारे स्मॉल विलेज में कोई ऐसी जिम नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ गैम्बलिंग हाउस थे जहाँ पर इलीगली फाइटर्स क्लब्स में फाइट किया करते थे। एक फाइटर उन्हें बॉक्सिंग सिखाने से मना कर देता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक शराबी आवाज देता है। वो कहता है कि क्या तुम सही में बॉक्सिंग सीखना चाहते हो? फैब्रिजियो पूछता है कि तुम कौन हो ओल्ड मैन? वो शराबी कहता है कि मैं लुचानो मोंडी हूँ। मार्को ये नाम सुनकर चौंक जाता है। मोंडी कहता है तुमने ये नाम तो सुना ही होगा। फैब्रिजियो मार्को से पूछता है कि ये कौन है? मार्को कहता है कि मैंने तो आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मोंडी कहता है कि मैंने भी तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन तो एक शराबी है। मोंडी कहता है कि माना कि मैं तुम्हारा नाम पहली बार सुन रहा हूँ, पर मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्या किया है। मार्को कहता है कि तो तुम विटनेस हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हमें डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। मोंडी हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों तो बहुत खतरनाक हो, कोई नहीं, मुझे तुम पसंद आए। वो शराब घटकते हुए कहता है कि मैं पर्सनली तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा और ऐसे वो दोनों पहली बार अपने मास्टर से मिले। मोंडी कहता है कि चलो दोनों आपस में फाइट करो। मार्को कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम हमें बॉक्सिंग सिखाओगे, पर तुम हम दोनों को फाइट करने को क्यों कह रहे हो? मोंडी कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, सिबलिंग्स तो आपस में फाइट करते रहते हैं, तो चलो फाइट करो। मैं तुम्हें तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक कि तुम दोनों आपस में फाइट ना करो। तभी फैब्रिजियो मार्को में किक मारते हुए कहता है कि तो चलो फाइट करते हैं। मार्को कहता है कि तो ठीक है, हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। वहीं मोंडी खुश होते हुए कहता है कि फाइट देखने का अपना ही अलग मजा है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं। मोंडी नोटिस करता है कि फैब्रिजियो बोन फाइटर है, मार्को उससे 1 या 2 क्लास ऊपर है। इसके बावजूद भी फैब्रिजियो उससे सही टक्कर दे रहा है। वो रफ और अग्रेसिव है और वो फाइट करते हुए शांत भी है। तभी मार्को उसे पटकी मारते हुए गिरा देता है। वहीं मोंडी नोटिस करता है कि मार्को के पास अच्छा दिमाग है। वो जानता है कि उसका ब्रदर कहाँ अटैक करने वाला है। उसके अकॉर्डिंग वो उसे काउंटर अटैक कर रहा है। वो शांत है, उसकी टेक्निक अच्छी है और यही नहीं, उसमें एक अलग जोश है। ऐसा लग सकता है कि बिग ब्रदर जीत रहा है, पर असल में इनके वेट को कंसीडर करे तो यंगर ब्रदर जीत रहा है। पर फ्यूचर में बिग ब्रदर बहुत आगे तक जाएगा। वो दोनों को फाइट रोकने की कहता है। मोंडी कहता है कि ध्यान से सुनो, बॉक्सिंग की 2 साइड होती है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। तुम दोनों के पास एक एक साइड है। ये सुनकर फैब्रिजियो कहता है कि तो हम में पोटेंशियल है। मोंडी कहता है कि वो तुम्हारे गोल पर डिपेंड करता है। वैसे तुम दोनों बॉक्सिंग क्यों सीखना चाहते हो? वो बताता है कि हम दोनों को वर्ल्ड चैंपियन बनना है। मोंडी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एक वर्ल्ड चैंपियन के पास दोनों साइड होनी चाहिए, तुम जैसे आधे अधूरों का कोई चांस नहीं है। फैब्रिजियो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? मार्को कहता है कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन के रहेंगे। मोंडी मन में सोचता है कि इन दोनों साइड के अलावा भी बॉक्सिंग में एक एलिमेंट की जरूरत है और वो है सनक, और ये इन दोनों के पास है। मोंडी कहता है कि तो ठीक है, अपने आप को खुशकिस्मत समझो, अगर तुम मुझसे सीखते हो तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। इसके बाद वो उल्टी करने लगता है और वहीं फैब्रिजियो कहता है कि मुझे लगता है कि नशे में जो मर्जी कह रहा है। और उस दिन के बाद से मोंडी ने उन दोनों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया। फैब्रिजियो प्रैक्टिस करते हुए मोंडी को ओल्ड
मैन कहता है, मोंडी कहता है कि मुझे मास्टर कहो। फैब्रिजियो कहता है कि अगर हमें चैंपियन बनने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो क्यों ना हम दोनों अपनी वीक साइड को स्ट्रॉन्ग करें। मोंडी कहता है कि अगर तुम सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग से अपनी वीक साइड को स्ट्रॉन्ग कर सकते तो हर कोई वर्ल्ड चैंपियन होता। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ चीजें तो हम नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर काम करना है जिस पर तुम पहले ही अच्छे हो। ऐसे करके दोनों ब्रदर्स ट्रेन होने लगते हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो ग्रो होता है और अडल्ट भी बन जाते हैं। उन्होंने अपने विलेज में नाम कमा लिया है। एक दिन वो अपने फादर से मिलने जाता है। उनका फादर चिल्लाता है कि तुम दोनों कौन हो। मार्को कहता है कि पता नहीं, तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए। वो दोनों अपने फादर को मारता है। फादर पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मारियो के लड़के नहीं हो सकते, क्या तुम ये सब डैड के लिए कर रहे हो। मार्को बताता है कि वो डैड जो तुम हमारे सर पर छोड़ के चले गए थे वो तो हमने कब का पे कर दिया। इस वर्ल्ड में गिव एंड टेक चलता है। वो उसे एक पेपर साइन करने को कहता है। फादर कहता है कि अगर मैं इसे ना करूँ तो। तभी फैब्रिजियो अपने गैंग के मेंबर्स को आवाज देता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम सब इस ओल्ड मैन की अक्ल ठिकाने पर लगा दो। वो उससे पेपर पर साइन करा लेता है। उन दोनों ने नाम कमा लिया है। वो दोनों इस गटर के किंग बन गए हैं। मोंडी पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, मैं तुम्हें कई दिनों बाद देख रहा हूँ। मार्को कहता है कि क्रिसमस आने ही वाला है, हमें किसी के लिए गिफ्ट लेने जाना था। मोंडी कहता है कि तो ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस दुनिया पर राज करो और या फिर गैंग के लीडर बनो। वो कुछ कहने वाला होता है पर तभी वो सोचता है कि मैं इनका फादर नहीं हूँ और मैं ये क्यों ही कह रहा हूँ। वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो। मार्को कहता है कि क्या तुम्हें भी गिफ्ट चाहिए। मोंडी कहता है कि मैं अजनबियों से गिफ्ट नहीं लेता। वहीं फैब्रिजियो कहता है कि वैसे भी हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले थे। तभी मार्को कहता है कि क्यों ना हम क्रिसमस के टाइम पर हमारे घर में साथ लंच करें, वैसे भी तुम क्रिसमस को अकेले ही हो। ये साल का वो समय है जब पूरी फैमिली एक साथ जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तो कैसा रहेगा। क्रिसमस के दिन जीसस का जन्म हुआ था, उन्होंने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और उन्हें माफ करना चाहिए जिन्होंने पाप किया है। अगर सच कहूँ तो ये एक अच्छी स्टोरी है। क्रिसमस डे पर मोंडी उनके घर पर जाने को रेडी होता है। फैब्रिजियो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा आउटफिट भी है, मुझे तो लगा था कि तुम एक शराबी हो। वो घर की ओर जाने लगता है। मार्को कहता है कि तुम ये मत बताना कि हम क्या करते हैं, हमने घर पर बताया है कि हम ऑफिस में काम करता है और तुम हमारे बॉस हो। मोंडी कहता है कि पर मैंने तो कभी ऑफिस में काम ही नहीं किया। फैब्रिजियो हंसते हुए कहता है कि तो हम कौन सा ऑफिस गए हैं। वो नोटिस करता है कि बर्फ पड़ने लगी है। तभी वो एक बच्चे को नोटिस करता है जो कि अपने फादर से स्नो फाइट करने की कह रहा होता है। वो घर पहुंचता है। मारिया उनका स्वागत करती है। वो मोंडी को देखते हुए कहते हैं कि ये कौन है। वो मन में सोचती है कि इसके तो बहुत सारे बाल हैं। मार्को कहता है कि ये हमारे बॉस है, हमने सोचा था कि क्यों ना हम क्रिसमस के दिन साथ डिनर करें। मारिया खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चों ने तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी होगी। मोंडी एक्टिंग करते हुए बताता है कि वो अपना काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मारिया उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी जूलिया रूम में एंट्री लेती है। वो मोंडी को देखकर कहती है कि ये हैरी ग्रैंडपा कौन है। मारिया कहती है कि तुम तो बहुत रूड हो, तुम कैसे उन्हें हैरी ग्रैंडपा कह सकती हो, अभी माफी मांगो, ये तुम्हारे ब्रदर के बॉस है। जूलिया मोंडी को नोटिस करते हुए सोचते है कि नशे के कारण इसकी नाक लाल है और ये सूट भी 10 साल पुराना होगा। वो समझ जाती है कि मोंडी उनका बॉस नहीं है। मार्को जूलिया को उसका साथ देने को कहता है। जूलिया मोंडी से माफी मांगते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो आगे कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी बियर्ड को छू सकती हूँ। वो उसके बियर्ड के संग खेलती हुई कहती है कि मैं कब से करना चाहती थी। मोंडी मारिया से जूलिया की शिकायत करता है। मारिया मोंडी की तरफ आती है। वो भी मोंडी के बियर्ड के संग खेलते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही क्यूट है। मोंडी भी खुश हो जाता है। इसके बाद मारिया फूड प्रिपेयर करती है और सब लॉर्ड का धन्यवाद करके उसे खाने लगते हैं। मारिया स्नो और एक और क्रिसमस का धन्यवाद करती है। उस दिन वो सब खुश है। खाना खाने के बाद मार्को और फैब्रिजियो मोंडी को घर छोड़ने निकलते हैं। मोंडी खाने के लिए उसका धन्यवाद करता है। फैब्रिजियो कहता है कि जब तुम्हारा मन करे तुम खाना खाने हमारे घर आ सकते हो। ओल्ड मैन, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मोंडी कहता है कि मैं अब भी जवान हूँ। मार्को कहता है कि क्यों ना तुम हमारे संग ही रहो। मोंडी शांत हो जाता है। वो कहता है कि कभी नहीं, तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि आज क्रिसमस है। मैं वहाँ बिलोंग नहीं करता। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी सिखाई हुई बॉक्सिंग से क्या करते हो। तुम दोनों बॉक्सिंग पर फोकस क्यों नहीं करते। तुम दोनों में बहुत अकड़ आ गई है क्योंकि आसपास तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तुम इस दुनिया से बाहर निकलो, तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्ल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं और वैसे भी आजकल इस जगह का माहौल बिगड़ता जा रहा है। माना कि हमारा एरिया बहुत छोटा है पर एक माफिया इसे अपने अंडर करना चाहता है। तुम्हें लगता होगा कि तुम दोनों बदमाश हो पर असल में तुम दोनों क्रिमिनल हो। तुम जो भी कर रहे हो उसे छोड़ दो, अभी भी देर नहीं हुई है। तभी मार्को कहता है कि कैसा रहेगा कि हम स्नो फाइट करें। फैब्रिजियो कहता है कि अच्छा आइडिया
गया है। मोंडी चिल्लाता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी सीरियस बात कर रहा हूँ। तभी उसके फेस पर एक स्नोबॉल पड़ती है। फेब्रिजियो हंसते हुए कहता है कि तुम तो इसे भी डोज नहीं कर सकते, तुम बूढ़े हो गए हो। इसके बाद वो सब स्नो फाइट करने लगता है। वो याद करता है कि बच्चे अपने फादर के संग स्नो फाइट करते थे और वो भी स्नो फाइट करना चाहते थे। फेब्रिजियो बताता है कि मुझे स्नो पसंद है क्योंकि स्नो के कारण इस विलेज की गंदगी छुप जाती है और ये विलेज नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड ब्यूटीफुल दिखाई देता है। मार्को कहता है कि हमने वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना नहीं छोड़ा है, हम जल्दी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलेंगे, पर अभी हमें यहाँ पर बहुत काम करना है। हमें पता है कि हम क्रिमिनल्स हैं, पर इस वर्ल्ड में बहुत गंदगी है, किसी को तो ये गंदगी साफ करनी होगी और धीरे धीरे करके ये गंदगी साफ होती गई तो ये वर्ल्ड एक अच्छा वर्ल्ड बन सकता है और जब हमें अपने पापों का भुगतान करना होगा तब हम खुशी खुशी उसका भुगतान करेंगे। वैसे भी एक दिन हम सबको मरना होगा। मोंडी कहता है कि तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, हर किसी को अपने पाप का भुगतान करना होगा। मोंडी कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितनी दूर तक जाते हो। पर इसके कुछ दिन बाद एक माफिया मोंडी को जान से मार देता है। जूलिया पूछती है कि मदर तुम उस ओल्ड मैन के बारे में क्या सोचती हो, वो बहुत क्यूट था। मारिया कहती है सही कहा। जूलिया पूछती है कि तुम्हारा क्या विचार है। मारिया कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। जूलिया बताती है कि वो ब्रदर्स को पसंद करता है और वो एक डिसेंट मैन है, पर तभी वो देखती है कि उसकी मदर की नाक से खून बह रहा है। मारिया चर्च में प्रे कर रही है और वही रिंग में यू फेब्रिजियो को मार रहा है। फेब्रिजियो लहूलुहान हो चुका है। जूलिया कहती है कि चलने का समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। तभी वो नीचे गिरने लगती है। जूलिया पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। मारिया बताती है कि मुझे चक्कर आ रहा है। तभी फेब्रिजियो कहता है कि तुम्हारे में इतना ही दम है, क्यों ना तुम मुझे अपनी पूरी पावर से हिट करो। यू उसे कुत्ते की तरह मार रहा है, मानो कि रिंग में बॉक्सिंग नहीं बल्कि स्ट्रीट फाइट हो रही हो। बॉब कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि रेफरी और रिंग डॉक्टर इस मैच को क्यों नहीं रोक रहे। ऐसे वन साइड मैच को तो कब का रेफरी को रोक देना चाहिए था। मार्को सोचता है कि एसोसिएशन इस मैच को तब तक नहीं रोकेगी जब तक हम टावल थ्रो ना कर दे। उसके लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, वो इस मैच को खत्म नहीं होने देगी। क्राउड का जोश एक अलग ही लेवल पर है। विलन पर पत्थर फेंकने से अच्छा इस दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। तभी बेल बजती है और फोर्थ राउंड खत्म होता है। मार्को कहता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, तुम टाइटल लूज कर दोगे पर तुम्हारा कैरेक्टर बच जाएगा। इसके बाद भी हम ऑडियंस को हाइप करके पैसा कमा पाएंगे। फेब्रिजियो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता था कि एक दिन ऐसा दिन भी आएगा। तभी फिफ्थ राउंड स्टार्ट होता है। फेब्रिजियो जाते हुए कहता है कि मैं गिव अप जैसी घटिया हरकत नहीं करता। वो क्राउड की ओर देखते हुए कहता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। तभी हमें पास दिखाया जाता है कि मोंडी के पेट से खून निकल रहा है। सेंटोरिनो फैमिली के घर पर हमला हुआ है। मार्को और फेब्रिजियो देखते हैं कि मारिया और जूलिया सेफ है। जूलिया बताती है कि मोंडी की हालत ठीक नहीं है। तभी मार्को और फेब्रिजियो मोंडी के पास जाकर देखते हैं कि वो घायल हो चुका है। मार्को चिल्लाता है कि हमें ड्रेसिंग करनी होगी। तभी मोंडी कहता है कि शोर मचाना बंद करो, हर किसी को एक न एक दिन मरना होता है, समझो कि आज मेरा मरने का दिन है। ध्यान से सुनो, सही कहूँ तो बॉक्सर से अच्छा तुम पर गैंगस्टर शूट करता है। तुम दोनों इस वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो, पर तुम्हें इस रास्ते पर कभी नहीं चलना है। अपनी फैमिली को लो और यहाँ से निकल जाओ और एज अ बॉक्सर अपनी जिंदगी जियो। पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का फ्यूचर तुम बनाना चाहते हो वो तुम बना भी पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मार्को और फेब्रिजियो दोनों मैच हार चुके हैं। मोंडी कहता है कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी जीनियस है जिसे तुम कभी भी सरपास नहीं कर पाओगे, भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा लो। अगर तुम अपना दिमाग लगा के कैसे ना कैसे करके जीत भी जाते हो, फिर भी तुम समय के साथ कमजोर हो जाओगे और अंत में डिसअपियर हो जाओगे। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम्हारी मुलाकात मॉन्स्टर से भी हो सकती है। और वहीं फेब्रिजियो यू को देखते हुए सोचता है कि मेरी किस्मत बेकार निकली। मोंडी बताता है कि तुम्हारा अपोनेंट भी ग्रो होगा और कमजोर हो जाएगा और अंत में वो भी डिसअपियर हो जाएगा और उसके बाद कोई और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाएगा। क्या तुम्हें पता चला कि मैं क्या कह रहा हूँ? लाइफ एक अनरीजनेबल गेम है जिसमें हार पहले से ही निर्धारित है। कोई भी सदा के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। सिर्फ ऑनर और हैप्पीनेस के एक मोमेंट के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं और अंत में मर जाते हैं। यही जिंदगी है। तभी हमें मोंडी का पास दिखाया जाता है। एक टाइम पर वो भी एक बॉक्सर था जिसने बहुत पैसा कमाया, पर नशे की लत ने उसे क्रिमिनल बना दिया। इसके बाद उसने गैंग ज्वाइन कर ली और क्रिमिनल वाला काम करने लगा और इसी के चलते उसकी फैमिली भी मारी गई। वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसने खुद की कहानी खत्म करने की सोची। मोंडी कहता है कि मेरी लाइफ थी, मुझे नहीं पता कि इसका कुछ मतलब है भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि जो बॉक्सिंग मैंने तुम्हें सिखाई है उसका मतलब है भी या नहीं। मोंडी उन दोनों से अपनी पहली मुलाकात याद करता है कि उन दोनों में उसने अपने बच्चे देखे थे। वो कहता है कि अगर तुम चैंपियन भी ना बन सके और अगर तुम्हारे पास एवरेज टैलेंट हो फिर भी जाओ और एज अ बॉक्सर अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद वो दोनों अपने विलेज को छोड़कर दूसरी सिटी आकर बॉक्सिंग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें
उन्हें पता चलता है कि मारिया को ब्रेन हेमरेज है, जिसके ऑपरेशन के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। उसी दिन मार्को जीन पियर से अपना मैच हारता है और वहीं फैब्रिजियो वर्ल्ड चैंपियन बनता है। मारिया की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें इनका ध्यान रखना होगा, हेमरेज दोबारा भी हो सकता है। मोनी कहता है कि अगर ये पूरा वर्ल्ड भी तुम्हारे खिलाफ हो और तुम्हें दबाने की कोशिश करे, तुम्हें सर्वाइव की कोशिश करनी है। और वहीं यू सोचता है कि अपने पंख फैलाओ और सूरज की ओर बढ़ते जाओ जब तक कि वो तुम्हें जलाकर राख ना कर दे। अपने एनिमीज को अपने पैरों तले कुचल दो। वो दोनों एक साथ कहता है कि तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम जिंदा हो। फैब्रिजियो की हालत खराब हो गई है। मार्को भी सैड है। वो टॉवल थ्रो करना चाहता है और वहीं मारिया की हालत भी खराब होने लगती है। मोंडी मरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम कितनी दूर तक जाते हो। रिंग में फैब्रिजियो की हालत डाउन हो रही है और वहीं जूलिया मारिया को हॉस्पिटल में ले आई है। मारिया इमरजेंसी वार्ड में है। जूलिया सैड है। फैब्रिजियो की हालत खराब है और वहीं मार्को भी सैड है। ऐसे एक और राउंड निकल जाता है। मार्को कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम ये मैच कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। फैब्रिजियो कहता है कि मैं नहीं जानता, पर अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैच कंटिन्यू होता है। फैब्रिजियो जाते हुए कहता है कि मैं वापस आऊंगा। वहीं मार्को सोचता है कि तुम उसे कभी नहीं हरा सकते, सिर्फ तुम दर्द सहन करने जा रहे हो। पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, पर अगर मुझे लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है तो मैं टॉवल थ्रो करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मैच आधा खत्म हो चुका है। फैब्रिजियो का ये 6th राउंड है। इससे ज्यादा कोई भी यू के सामने नहीं टिका है। यू तो ताकेडा भी 6 राउंड तक ही टिक पाया था। यू ऑफेंसिव खेल रहा है और वहीं फैब्रिजियो खुद को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। जूलिया अपनी मदर के लिए प्रे कर रही है और वहीं यू फैब्रिजियो को कुत्ते की तरह मार रहा है। फैब्रिजियो सोचता है कि ये तो मॉन्स्टर है। वो उस क्रिसमस की रात को याद करता है जब सबने एक साथ खाना खाया था। वो याद करता है कि उसने मार्को से पूछा था कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या करने वाले हो। मार्को कहता है कि मैं अपनी फैमिली के संग एक बड़े घर में रहना चाहता हूँ। फैब्रिजियो कहता है कि ये तो बहुत छोटा ड्रीम है, तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा? मैं खुद की कंट्री बनाऊंगा और उस कंट्री में सिर्फ अच्छे लोग ही एंटर होंगे और बेकार लोगों को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये सुनकर मार्को कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं। राउंड 8 शुरू होता है। फैब्रिजियो यू से लगातार हिट खा रहा है। मार्को सैड है। फैब्रिजियो सोचता है कि मैं अंत तक सर्वाइव करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही राउंड 9 भी आ जाता है। फैब्रिजियो सोचता है कि आखिर ये वर्ल्ड है क्या, जिंदगी का क्या मतलब है। वो अपने पास्ट को याद करता है कि गिर जाने के बाद में दर्द के मारे रोने लगा था, कि कैसे जब उसकी मदर ने उसे मारा था तो उसे दर्द हो रहा था। राउंड 10 भी आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे सैड महसूस हो रहा है। इस वर्ल्ड में हेट और सैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना सैड है कि लोगों को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। राउंड 11 शुरू होता है। कैनवस पूरा खून से रंग चुका है। फैब्रिजियो सोचता है कि मैं दुखी हूँ और घबराया हुआ हूँ कि इसे जिंदगी कहता है। और ऐसे ही फाइनल राउंड भी आ जाता है। फैब्रिजियो का फेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये एक चमत्कार है कि वो अब भी खड़ा है। तभी मार्को टॉवल थ्रो करते हुए सोचता है कि बस बहुत हो गया, तुम अभी तक टिके, तुम्हारे लिए ये बहुत है। वो टॉवल थ्रो करने ही वाला होता है, पर तभी गार्ड्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि एसोसिएशन इस मैच की एंडिंग को बोरिंग नहीं बनाना चाहती। सही और गलत की धारणा को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। जूलिया हॉस्पिटल रूम के बाहर है। वो प्रे करती है कि उसकी मदर ठीक हो। वहीं मार्को मन में कहता है कि तो तुम सब ये चाहते हो, ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है, ये तो एक एग्जीक्यूशन है। जूलिया प्रे करते है कि फैब्रिजियो और मार्को सेफली घर पर आ जाए। मार्को चिल्लाता है कि फैब्रिजियो तुम रिंग से बाहर आ जाओ। फैब्रिजियो मार्को की ओर देखता है, तभी यू उसके फेस पर पंच मारता है। फैब्रिजियो रोप पर जाकर लगता है। इसके बाद यू उसमें एक और पंच मारता है। मार्को ये देखकर घबरा चुका है। जैसे जैसे मैच की एंडिंग आ रही है वैसे वैसे यू फैब्रिजियो को एंड करने लगा है। वो अब नोटिस करता है कि फैब्रिजियो बेहोश हो चुका है और यू उसे जान से मारने वाला है। यू उसमें लगातार पंचेस मार रहा है। वो उसे नीचे गिरने तक का मौका नहीं दे रहा। फैब्रिजियो को होश आता है। वो सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है। मार्को ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा। वो यू की ओर देखता है जो कि गुस्से में है। वो मन में पूछता है कि तो तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ? क्या तुमने मुझे कम मारा है? तुम और कितना मुझे मारोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। यू फैब्रिजियो से डिस्टेंस मेंटेन करता है। यू अपना फाइनल मूव करने वाला है। वो इससे फैब्रिजियो को जान से मार देगा। फैब्रिजियो भी ये समझ गया है। वो मन में कहता है कि तो तुम ये चाहते हो तो यही सही। वो एक और बार अपना स्टांस लेता है। मार्को ये देखकर हैरान है। फैब्रिजियो कहता
कहता है कि आओ मेरे पास। वो अपनी मदर को याद करता है, वो अपने चाइल्डहुड और मोंडी की मौत को याद करता है। वो कहता है कि मैं भगूंगा नहीं और ना ही छुपूंगा, आओ मेरे पास। मैच को एंड होने में सिर्फ 5 सेकंड है। जूलिया जानती है कि इंसान को उसके पाप की सजा मिलती है, पर हम अपनी सजा के लिए तैयार है। पर क्या तुम हमें बस इस बार माफ कर सकते हो? यू अपना फाइनल मूव करता है। 4 सेकंड और फिर 3। डॉक्टर जूलिया को आवाज लगाता है। 2 सेकंड। जूलिया प्रे करती है कि सिर्फ इस बार हमें माफ कर दो। 1 सेकंड के मन में कहता है कि खत्म कर दो इसे। यू का पंच हिट होता है। रिंग में जो हुआ है उसे देखकर हर कोई हैरान है। कलीन, पीटर, क्राउड, रेफरी, बॉब, हर कोई, यहाँ तक कि मार्को और के भी, क्योंकि वो पंच फैब्रिजियो को नहीं जे को हिट हुआ है। जे ने यू के पंच को रोक लिया है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो हम फिर से मिलेंगे, पर मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हो बॉय। जे के सर से खून निकल रहा है। जूलिया देखती है कि उसकी मदर मारिया ठीक है और वहीं यू का भी फेस दिखाई देता है, वो भी शांत हो चुका है। यू को सडनली जे याद आता है कि किसी समय पर जे उससे मिला था और वहीं के का गुस्सा 7वें आसमान पर है। क्राउड में बातें होने लगती है कि रिंग में कौन आ गया है। लगता है कि ये तो जे है। हाँ ये जे है। कलीन कहता है कि क्या तुम ये देख रहे हो, रिंग में जे आ चुका है। क्राउड में बातें होने लगती है कि कहीं जे कमबैक तो नहीं कर रहा। वो यू से कहता है कि तो क्या हाल है, उस बात को कितना समय हो गया। खैर अब इस बात का ये सही समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऑफिशियली रिंग में मिलूंगा। जे वहाँ से जाने लगता है। उसके रास्ते के सामने के है कि गुस्से में है। जे उसके बगल में से होते हुए निकल जाता है। के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जे स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फैब्रिजियो बेहोश हो चुका है। मार्को चिल्लाता है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। फैब्रिजियो के लिए स्ट्रेचर आता है और मैच यहीं खत्म होता है। पीटर सोचता है कि कल जो मिडलवेट टाइटल मैच हुआ था वो मैच सिर्फ वन साइडेड मैच बन गया था। सबको लगा था कि यू लंबे समय तक मैच में नहीं टिक सकता, पर उसने सबका ये डाउट भी खत्म कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि वो हर एक मैच के साथ परफेक्शन के नजदीक आ रहा है। नहीं, इसे परफेक्शन कहना ठीक नहीं होगा, मानो कि वो मॉन्स्टर बन रहा हो, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी खुद की विल है। पर इस मैच में एक और इंसिडेंट हुआ था, रिटायर्ड जे का सडनली रिंग में आ जाना। अगर किसी और बॉक्सर ने इतने बड़े इवेंट को ऐसे इंटरप्ट किया होता तो एसोसिएशन अभी तक उस पे केस फाइल कर चुकी होती। पर यहाँ कोई नॉर्मल बॉक्सर नहीं बल्कि जे है और एसोसिएशन का मानना है कि ये इंसिडेंट उनके फेवर में काम करेगा। पर जे वापस रिंग में क्यों आया? क्या वो खुद को इस मैच में इन्वॉल्व करने वाला है? यू दिन बर दिन एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा है और वहीं के का सपना पूरा हो रहा है और जे रिटायर्ड हो चुका है। मुझे लगता है कि कुछ तगड़ा होने वाला है। स्टेला और जीन यू का मैच देख रहे हैं। स्टेला कहते हैं कि मुझे यू से डर लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लाइट वेट डिवीजन में वापस आएगा? जीन कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होने वाला। वो मन में कहता है कि असल में यू खतरनाक नहीं है, खतरनाक है के का पागलपन। मेरा पागलपन उसके पागलपन के सामने बच्चा भी नहीं है। यू स्टेला और अपने कोच को याद करते हुए सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि काश तुम्हारी भी कोई मदद कर सकता। और वहीं दूसरी ओर यू तो भी यू के मैच को देख रहा है। यू को पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो? यू तो बताता है कि मैं फाइट देख रहा हूँ, मेरी रिटायरमेंट से पहले लास्ट टाइम मैंने इस फाइटर से फाइट की थी। यू को देखते हुए कहती है कि क्या तुमने सही में इससे फाइट की थी? यू तो हंसते हुए कहता है कि उसे फाइट कहना ठीक नहीं होगा, वो एक वन साइडेड मैच था। यू को कहती है कि ऐसा लगता है कि वो सैड हो। यू तो कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? बहुत समय पहले यामागुची भी ऐसा ही हुआ करता था। यू को कहती है वो यामागुची तो फ्रूट शॉप का ओनर है। यू तो बताता है हाँ। वो सोचता है कि पर यू उससे कई ज्यादा सैड है। और वहीं स्टील भी यू के मैच को देख रहा है। वो जैसे कहता है कि तो उसने मिडिल वेट डिवीजन पर भी जीत हासिल कर ली, पर क्या तुम्हारा फ्रेंड हमेशा इतना खतरनाक दिखता है? जय कहता है नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे उसे कांग्रेचुलेट करना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी कोच किम उसे हिट करते हुए कहता है कि उसकी चिंता करना छोड़ दो और अपने नेक्स्ट मैच की तैयारी करो। अगर तुम अपने नेक्स्ट अपोनेंट को हरा सके तो तुम टाइटल मैच भी खेल सकते हो। जय कहता है ठीक है कोच। फैब्रिजियो की आंख खुलती है। वो कहता है कि मैं बच गया, मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं जिंदा हूँ। मार्को बताता है कि लास्ट मोमेंट पे जे वहाँ आ गया था। फैब्रिजियो कहता है कि क्या कहा? जे वो ओल्ड मैन, पर वो मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा? मार्को सैड है। वो फैब्रिजियो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। फैब्रिजियो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो मेरे कर्मों का फल है, मुझे पनिशमेंट मिलनी ही थी। मेरा ब्रदर ग्रेट मार्को ऐसे नहीं टूट सकता। मार्को तुम्हें क्या लगता है, क्या अब हम थोड़ा फ्री हो सकते हैं? क्या हमारा बोझ हल्का हो सकता है? वो दोनों रोने लगते हैं। हमें वो दिन दिखाया जाता है जब मारिया ने उन दोनों को चोरी करने पर मारा था। वो उन्हें कंबल उड़ा रही है। इसके बाद मार्को और फैब्रिजियो घर पर आते हैं। जूलिया मारिया को इन्फॉर्म करती है। फैब्रिजियो कहता है कि मुझे खाने की खुशबू आ रही है, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर अपना सब कुछ झोंक कर सर्वाइव किया जाए।
लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हें पूरे दिल से चाहे, इतना काफी है इस जीवन को सार्थक बनाने में। वो सब मिलकर डिनर को एंजॉय करता है और वहीं एक और व्यक्ति है जो कि यूके मैच को देखकर खुश हो रहा है। वो कहता है कि मुझे मिल गया, वो बंदा विक्टर को हरा सकता है। असल में ये व्यक्ति क्रूजर वेट वर्ल्ड चैंपियन का कोच आंड्रे वेलसेनो है। उसके बाल खड़े हैं, इसे मोहॉक स्टाइल कहा जाता है।